का बायो में यानी साइंस पेपर में मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए, पाचन क्रिया को समझाइए। तो देखें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह मानव का नामांकन चित्र है। इसमें देखेंगे आप लोग, मुख है, ट्रेकिया है, डायाफ्राम है, यकृत है, पित्त की थैली है, छोटी आंत है, अपेंडिक्स है, फिर है लाल ग्रंथि, ग्रास नली, पीलिया, आमाशय, कोलन और रेक्टम। बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ बोला गया है नामांकन चित्र बना के पाचन क्रिया समझना है, यानी जो खाने के पश्चात पाचन जो क्रिया होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इस तरीके से चित्र भी बनाएंगे। उसके बाद फिर से देखें, मुख, ट्रेकिया, डायाफ्राम, यकृत, पित्त की थैली, छोटी आंत, अपेंडिक्स, ये मानव का अंग हुआ। इनमें से कहने तात्पर्य ये हुआ, हम लोग खाना जो खाएंगे सबसे पहले कहाँ खाएंगे, कहाँ पचेगा, पचना प्रारंभ कहाँ से होती है और अंत कहाँ होगा, ये जानेंगे। तो फिर देखेंगे आप लोग, इधर दाईं ओर लाल ग्रंथि है, ग्रास नली है, पीलिया है, आमाशय है, कोलन है, रेक्टम है। तो इसे चित्र भी बनाना आप लोग सीखें शीघ्र, अति शीघ्र, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। 14 फरवरी से समाप्त आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम होगा। देखिए, तो होती क्या है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया मनुष्य में मुख से प्रारंभ होती है तथा छोटी आंत में समाप्त होती है। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख से, क्योंकि खाना हम लोग जो खाएंगे तो मुख में ही खाएंगे। उसके बाद चबाना है, चबाने के दरमियान में भोजन पीस कर महीन हो जाता है, और महीन होने के बाद उसमें एक लाल ग्रंथियां निकलती है जो भोजन को क्या करती है, ग्रंथियों को प्रकार का बनाती है, पीस कर महीन बनाने के साथ लाल ग्रंथियां लाल निकल कर भोजन में मिलता है। और लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम होते हैं। फिर से एक बार समझे कि मनुष्य जो भोजन प्रारंभ करती है वो मुख से करती है और मुख में ही पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, अतः छोटी आंत में यह पूर्णतः समाप्त होती है। मुख में दांत जीभ की मदद से भोजन पीस कर महीन हो जाता है और यहाँ लाल ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलता है। जैसा आप लोग देखेंगे, यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद यहाँ लाल ग्रंथि है, इस टाइप का आप लोगों को चित्र बनाना है। उसके बाद देखेंगे उपस्थित टाइलिन, यानी लार में उपस्थित क्या पाया जाता है, टाइलिन। लार में देखेंगे आप लोग, दिखना ना भूलें, लार में उपस्थित क्या पाए जाते हैं, टाइलिन पाए जाते हैं। याद रखें, उपस्थित टाइलिन पाए जाते हैं, जो भोजन को क्या बनाते हैं, मुलायम और सुगमता से, यानी कि इस रास्ते होते हुए, यानी छोटी आंत में आते आके वो समाप्त होना भी है ना। लार में उपस्थित टाइलिन पाए जाते हैं और वो लार क्या करते हैं, टाइलिन को माल्टोज में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, माल्टोज। याद रखें, किसमें बदलता है, माल्टोज। यानी कि लार में उपस्थित टाइलिन क्यों क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से होता हुआ, भोजन कहाँ, ये है क्या, ग्रास नली, ये भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाएगी, है ना, ग्रंथियों, यानी कि आमाशय में आता है। और आमाशय में भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियों में जठर रस का स्राव होता है। आमाशय में क्या होती है, जठर रस का स्राव होती है। अब देखें, इस स्राव के मुख्यतः 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इस स्राव में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। एक है हाइड्रोक्लोरिक, याद रखिएगा, जरूर लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक पाए जाते हैं। पहला हुआ हाइड्रोक्लोरिक, जरूर रखें याद, यानी कि 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जठर रस स्राव होते हैं, जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एक होता है बच्चों पेप्सिन, क्या होते हैं, पेप्सिन होते हैं। और तीसरा देखें आप लोग, फिर से एक बार समझे, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन तथा रेनिन। क्या है, रेनिन, इसे भी भूलेंगे नहीं। यानी कि एक बार फिर समझे, लाल ग्रंथियां उपस्थित क्या पाए जाते हैं, टाइलिन बदलता है किसमें, माल्टोज में। और ये भोजन ग्रस नली में होता हुआ आमाशय में आता है। भोजन कहाँ, ग्रस नली होते हुए कहाँ आते हैं, आमाशय में आते हैं। उसके बाद आमाशय में भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियों में जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। स्राव मतलब निकलना। इसमें मुख्यतः स्राव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, फिर है रेनिन। ठीक है, देखें एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तीव्र करने तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यानी कि कहने मतलब ये हो गया, हाइड्रोजन क्या करती है, जो हम लोग खाना खाते हैं कोई बैक्टीरिया चली जाती है, उसको नष्ट कर देती है, नष्ट करके उसे क्या करती है, समाप्त कर देती है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन भोजन को, प्रोटीन को खंडित करती है। पेप्सिन क्या करती है, भोजन को प्रोटीन, यानी कि एक बार समझे, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है, इसका काम क्या है, पेप्टोन में बदलना। किसका काम है, पेप्टोन में बदलना। भोजन को इन्होंने खंडित किया, खंडित करने के बाद इन्होंने क्या किया, पेप्टोन में बदला। एक बार समझेंगे,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, तो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को क्या कर देती है, वो समाप्त कर देती है। इसका कार्य क्या है कि पेप्सिन पेप्टोन में भोजन को क्या करती है, पेप्टोन में बदलती है, यानी खंडित कर देती है। रेनिन दूध की रेनिन क्या करते हैं, दूध को फाड़ने का काम करती है। इसका काम क्या है, फाड़ने, यानी दूध को फाड़ने का काम करती है। कौन, रेनिन, यानी दूध को फाड़ने का, तीनों का काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम है, ये भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को ये नष्ट करती है। पेप्सिन क्या करती है, ये भोजन को पेप्टोन में बदलती है। फिर देखो रेनिन का कार्य क्या है, दूध को ये फाड़ने का काम कर देती है। कौन, तो रेनिन। और अमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी पचन प्रारंभ होता है। अमाशय में प्रोटीन के अलावा किसका पचन होता है, अमाशय में, देखिए अब ये अवश्य लिखेंगे, अमाशय में वसा, अमाशय में वसा का भी पाचन प्रारंभ होती है, यानी वसा का, अमाशय में वसा का पाचन होती है। याद रखें बच्चों, अमाशय में वसा का क्या होती है, पाचन होती है। कहाँ पे वसा का पाचन होती है, तो अमाशय में। ये छोटा सा पॉइंट है, फिर से एक बार समझेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना, और पेप्सिन भोजन को, प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन बदलती है ना, तो पेप्टिन को खंडित कर क्या करती है, पेप्टोन में बदलती है। रेनिन, रेनिन का कार्य क्या है, दूध को फाड़ने का काम करती है। और ये अमाशय में वसा का पाचन भी होती है। अमाशय में किसका पाचन होती है, तो वसा का पाचन, जिसे है ना, एक और समझे, यहाँ वसा का आंशिक पाची गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम से होता है। अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह होता है। कैसा होता है, अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह होता है। अमाशय में देखें, अमाशय, अमाशय में भोजन का जो स्वरूप होता है, भोजन का स्वरूप, भोजन का जो स्वरूप होता है वो गाढ़े होते हैं। कैसे होते हैं, गाढ़े। तो किसमें होते हैं, अमाशय में। एक बार और देखेंगे, अमाशय में वसा का पाचन भी होता है। अमाशय में भोजन का क्या होता है, स्वरूप गाढ़े होते हैं, यानी कि एक प्रकार लाई की टाइप का हो जाता है। किसमें, अमाशय में होते हैं, है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे काइम कहते हैं। इस गाढ़े रूप को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। बच्चों याद रखें आप लोग, है ना, गाढ़े रूप को क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। यानी कि अमाशय में जो भोजन का स्वरूप होता है वो कैसा होता है, तो गाढ़े रूप का होता है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो काइम कहेंगे, है ना। और काइम छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत देखिए, काइम, है ना। अब क्या होता है, छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत आहार नाल का, आहार नाल का क्या होती है, सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग होती है। कौन, तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग होती है। याद रखें बच्चों, बोले नहीं, ये पॉइंट वाइज टाइप आप लोग पढ़ेंगे ना तो भूलिएगा नहीं, पॉइंट वाइज जरूर कहीं ना कहीं याद रखें। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन, इसका कार्य क्या है, फिर पेप्टोन क्या है, तो पेप्सिन पेप्टोन को बदलती है। अमाशय में क्या, किसका पाचन होती है, तो वसा का पाचन होती है। फिर देखें, अमाशय में भोजन का स्वरूप क्या था, गाढ़े के रूप में होते हैं, और ये गाढ़े का कायम होते हुए छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत में आहार नाल के दौरान आहार चली जाती है, और ये आहार नाल छोटी आंत क्या होती है, सबसे लंबी भाग होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके तीन भागों में बांटा जा सकता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, छोटी आंत का तीन भाग। फिर देखें, छोटी आंत, छोटी आंत का तीन भाग, छोटी आंत का कितने भाग, तीन भाग होते हैं। तो वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखें, गरहनी, जेजुनम और इलियम। गरहनी, गरहनी, है ना। उसके बाद याद रखें, गरहनी, गरहनी के साथ साथ देखें तो जेजुनम क्या होते हैं, जेजुनम, जेजुनम होते हैं। और तीसरा भी पॉइंट देख लें, फिर से एक बार देखें, गरहनी, जेजुनम और इलियम, और क्या होते हैं, इलियम होते हैं। याद रखें, भूले नहीं, गरहनी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग, तीन भाग होते हैं, गरहनी, जेजुनम और इलियम। गरहनी में भोजन का साथ पित्त, अग्नाशयी तथा रस तथा इंसुलिन आकर मिलते हैं। ये सभी भोजन का पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, भोजन में पाचन क्रिया में मदद करते हैं। अब देखें बच्चों, इसमें क्या करना हम लोगों को, ये तो सौंठ हुआ। अब देखिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन के उपरांत भोजन का अवशोषण इलियम के इलाई द्वारा होती है। किसके द्वारा, इलियम के इलाई द्वारा होती है, यानी पचने के बाद किसके द्वारा होती है, छोटी आंत भोजन के पाचन के उपरांत भोजन के स्वरूप को अवशोषण इलियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अवशोषण के द्वारा होती है। तथा आंत में अपना अपचा भोजन के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है, रेक्टम में संचित रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, रेक्टम में क्या होती है,
संचित रहती है और ये जमा रहती है तथा कुछ देर के बाद क्या होती है, आंत में अपना अपचा भोजन रेक्टम में संचित होती है तथा समय समय पर मल द्वार के रास्ते ये क्या होती है, निष्कासित भी होती है, यानी कि बाहर भी निकाला जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र के साथ साथ हमने बताया कि कहाँ पर कौन कौन से भाग होते हैं और देख लेंगे। मुख, ट्रेकिया, डायफ्राम, यकृत, पित्त की थैली, छोटी आंत, अपेंडिक्स। इसमें देखेंगे लार ग्रंथि, ग्रास नली, पिलिया, आमाशय, कोलन और रेक्टम। रेक्टम का क्या है, जो पचे हुए भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो रेक्टम के माध्यम से बाहर आती है। इस तरह से दर्शाएंगे। फिर से नीचे से ऊपर जाएंगे। अपेंडिक्स, छोटी आंत, पित्त की थैली, यकृत, डायाफ्राम, ट्रेकिया, मुख। इधर से देखें रेक्टम, कोलन, आमाशय, पिलिया, ग्रास नली और लार ग्रंथि। इसे एक बार और आप लोग वीडियो को देख लेंगे और इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इस टाइप का प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, है ना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और इसे प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा चित्र के साथ ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जरूर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार वीडियो भी देख लीजिए तो ये समझ में अच्छी तरह से आएगा।